नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के जो एग्जाम होने वाले हैं 20 अगस्त को एग्जाम संपादित हो जाएगा और इस 20 अगस्त में आज 5 तारीख हो गया है, अर्थात आपके पास मात्र 14 दिन का समय बचा है। ओवरऑल अगर कहा जाए 20 तारीख की सुबह को ले लेते हैं तो आपके पास मात्र 15 दिन का समय बचा है और इस 15 दिन में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आप अपनी सफलता को सिक्योर कर पाएं, उसी के लिए हम एक मोटिवेशनल वीडियो आपके बीच लाएंगे और कुछ टिप्स आपको देंगे जिससे आप अपनी परीक्षा को धारदार बना पाएं। मित्रों, मैं एक आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, यह जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की परीक्षा है यह नौकरी की परीक्षा नहीं है, यह केवल नौकरी का मार्ग खोलने वाली परीक्षा है। तो आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। यह परीक्षा कैसी मोटिवेशन आपके सामने है। डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, ध्यान से सुनिएगा, डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब निकलोगे तो सूर्य बनकर निकलोगे। आप सभी लोग जानते हैं सूर्य की भांति चमकना है तो रातें तो जरूर काटनी पड़ेंगी। अगर आपके जीवन में संघर्ष है तो समझ लीजिएगा एक न एक दिन आप सितारा बनकर जरूर निकलेंगे। चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए आज हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और वह टॉपिक है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी को किस तरीके से अब टारगेट करना है जिससे बेहतरीन हिट हो जाए। क्योंकि आप सभी लोग बार बार मैं देखता हूं ज़्यादा से ज़्यादा जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं दिन भर मोबाइल लेकर के यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। इनकी वीडियो आती है, उनकी वीडियो आती है, इनकी वीडियो आती है, यही देख रहे हैं। वीडियो देखने से 15 दिन आपका ऐसे ही चला जाएगा। लोग कैसे कैसे क्वेश्चन करा रहे हैं हम खुद जानते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की जो परीक्षा है मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ 10th स्टैंडर्ड की परीक्षा होने वाली है। तो आपको बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए, क्योंकि बेसिक से जब क्वेश्चन उठाया जाएगा आप कहीं ना कहीं वहां पे पीछे रह जाएंगे अगर आप बेसिक को मजबूत नहीं बनाएंगे। ठीक है, आइए चलिए हम बात करते हैं। मित्रों, सबसे ज्यादा आप सभी लोग इसके जो सिलेबस है आप जानते हैं, इसमें इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, अर्थशास्त्र आएगा, संविधान आएगा, स्टैटिक जीके आएगा, करंट अफेयर आएगा और विज्ञान आएगा। ठीक है, आप सभी लोग इसका नंबर भी जानते होंगे। जो इतिहास है मित्रों ये 10 नंबर का आने वाला है, भूगोल 5 नंबर का आएगा, अर्थशास्त्र 5 नंबर का, संविधान 5 नंबर का, जो स्टैटिक जीके है मित्रों वो 10 नंबर का आने वाला है और जो करंट अफेयर है यह भी 10 नंबर का आने वाला है, विज्ञान 5 नंबर का आने वाला है। ठीक है, तो अब हम 50 नंबर का जो जीएस है, अब ओवरऑल जीएस पे हम बात कर लेते हैं कि आपको जीएस में कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग करना है जिससे आपकी नंबर की सिक्योरिटी ज़्यादा हो। अब ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं रह गया कि भूगोल भी पढ़ लेते, इतिहास भी पढ़ लेते। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं कहूँगा कि लूसेंट का जो आपका टॉपिक, इसमें तो टॉपिक वाइज दिया गया है, टॉपिक वाइज आप लूसेंट के सामान्य जो ज्ञान है उससे आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ज़्यादा आपको अब डीपली नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर से लूसेंट से आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपने पहले पढ़ाई किया तो लूसेंट आपको सफिशिएंट रहेगा आपके प्रैक्टिस के लिए। अगर आपने नोट्स बनाया तो आप वहां से रिवीजन करिए। और जो सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करनी है मित्रों, और सबसे ज़्यादा मेहनत आपको स्टैटिक जीके के पोर्शन पे करनी, क्योंकि यहाँ से 10 नंबर आपको मिलने वाला है। और स्टैटिक जीके के पोर्शन में कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता हूँ। इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। ऐसे क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके में देखने को मिलेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था। भारत देश की राजधानी दिल्ली कब परिवर्तित की गई थी। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो 10 नंबर जो स्टैटिक जीके का है और इसमें टॉपिक वाइज दिया गया है, उस टॉपिक को आप एक बार पढ़ने से तो आपको लगेगा कि हमें याद हो गया है, लेकिन आपको एक बार नहीं पढ़ना है। दिन भर में अगर आप स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं तो आपको कम से कम 2 बार रिवीजन करना है स्टैटिक जीके का। उसके बाद करंट अफेयर मित्रों, करंट अफेयर के लिए मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास एक पत्रिका है जो जिसे छमाही पत्रिका कहते हैं, एक इडुटेरिया की करंट अफेयर आती है, इडुटेरिया की करंट अफेयर, आप इसे ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर है जो 6 महीने का आया है, जनवरी से जून तक। ठीक है, जनवरी से जुलाई तक ये आया है इडुटेरिया का करंट अफेयर, आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, जो करंट अफेयर आएगा मित्रों मैं आपको बता दूं 20 जुलाई से अधिक नहीं आने वाला है, 20 जुलाई तक ही करंट अफेयर आएगा, क्योंकि आपका जो पेपर है वो छप चुका होगा। ठीक है, तो करंट अफेयर अगर आप इडुटेरिया के करंट अफेयर को लेकर के, उसमें 16 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, 800 क्वेश्चन है और बकिया जो चीजें हैं टॉपिक वाइज भी उसमें दिया गया है। तो अगर आप उसे पढ़ लेते हैं तो मैं कहता हूं 10 में से आप 100%
100% 7 क्वेश्चन कर ले जाएंगे एडुटेरिया के करंट अफेयर से। स्टैटिक जीके पर फुल मेहनत, उसके बाद करंट अफेयर पे फुल मेहनत करनी है। उसके बाद जो इतिहास का सब्जेक्ट है मित्रों, अगर आपने इतिहास पहले से हमारे वीडियोज को देखा है तो मैंने 8-9 वीडियोज बनाया था, लेकिन उसके बाद वीडियो का सिलसिला रुक गया था, थोड़ी सी समस्या हमारे सामने आई थी, तो जिसकी वजह से वीडियो का सिलसिला रुक गया। लेकिन इतिहास के जो मैंने वीडियो बनाए हैं आप उसे देखे होंगे और देख भी लिए होंगे। और जो आपका आधुनिक इतिहास है, सबसे ज्यादा आपको मेहनत आधुनिक इतिहास पे करनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस आधुनिक इतिहास से रहेंगे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। अगर आप इतिहास, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर को कर लेते हैं तो आपका 30 नंबर यहां से कवर हो जाता है। अब बात आती है और किस पे मेहनत करनी है। सबसे ज्यादा आपको मेहनत स्टैटिक जीके, जीएस के पोर्शन की बात करता हूं, स्टैटिक जीके पर, उसके बाद करंट अफेयर्स पर मेहनत करनी है। आप यहां से स्टैटिक जीके के 10 में से 10 नंबर पा सकते हैं, करंट अफेयर के 7 नंबर पा सकते हैं। उसके बाद इतिहास, देखिए मैं नंबरिंग भी कर देता हूं, यहां आप 10 में से 8 नंबर जरूर पा जाएंगे स्टैटिक जीके में। ठीक है, आप करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन आप पा जाएंगे। कितने पा जाएंगे? 7 क्वेश्चन। उसके बाद आपको इतिहास सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करना है। अगर आपके पास अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अगर आपने नोट्स बनाया है तो आप नोट्स से रिवीजन करिए, नहीं बनाया है तो आप लूसेंट लेकर के बस लूसेंट का ही रिवीजन कर लीजिए। वहां से भी आप 10 क्वेश्चन में से मैं कहता हूं 7 क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। कितने? 7 क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। उसके बाद हम भूगोल की बात करते हैं, टॉपिक वाइज, अर्थशास्त्र और संविधान। इसमें जो सरल आपको लगेगा वो संविधान आपको सरल दिखाई देगा। संविधान का टॉपिक भी बहुत कम है। आप संविधान के 5 क्वेश्चन में से अगर आप लूसेंट भी पढ़ते हैं और पहले भी आपने कभी संविधान पढ़ा है तो मैं कहता हूं 4 नंबर आप यहां से गेन कर ले जाएंगे। उसके बाद अर्थशास्त्र की बात की जाए तो अर्थशास्त्र भी बहुत अच्छा ही, बहुत नॉर्मल ही लेवल रहेगा। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद हुई थी। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र की शुरुआत भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद हुई थी। आप सभी लोग जानते हैं 1966-67 में इसकी शुरुआत हुई थी हरित क्रांति की, लेकिन यह किस पंचवर्षीय योजना के बाद आया था। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ट्रेंड थोड़ा सा अलग हो गया। अब हरित क्रांति के जनक कौन थे, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं आएगा, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मान के चलिएगा अगर आप अर्थशास्त्र, मैं मानता हूं कि अर्थशास्त्र अगर आपने पहले कहीं से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी आप यहां से 3 नंबर कर ले जाएंगे। कितने? 3 नंबर। भूगोल की बात आती है, भूगोल में नदी है, झील है, तालाब है, वन है, उसके बाद भारत का राजनीतिक भूगोल है, भारत के पड़ोसी देश हैं। यहां से आपको जो भूगोल जब करेंगे नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। क्यों मैं क्यों कह रहा हूं नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे? क्यों नॉर्मल आएंगे? क्योंकि इसमें जो है 10 का बच्चा भी बैठेगा और ग्रेजुएशन का बच्चा भी बैठेगा। तो स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए, ऐसा तो नहीं है 10 के बच्चे का अलग पेपर, ग्रेजुएशन के बच्चे का अलग पेपर, स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए पेपर का लेवल जो है नॉर्मल रहने वाला है। उसके बाद जब आपकी मेंस परीक्षा होगी तो वहां पे अच्छा खासा लेवल आपको देखने को मिलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और ऐसा ही आएगा जब आप 20 तारीख को परीक्षा देके आएंगे। जो आपको प्रश्न दिखाया जाता है ना, बड़ा बड़ा प्रश्न, भयंकर भयंकर रूप, एक साजिश होती है। चलिए, भूगोल के क्वेश्चन में अगर आप मेहनत करते हैं, जो भी चीजें हैं स्टैटिक के समान भूगोल को भी पढ़ने का प्रयास करिए। जैसे आपने एशिया महाद्वीप को उठा रहे हैं, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ने का प्रयास करिए। अमेजन नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? अमेजन नदी कहां से निकलती है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऐसे ही नदी आपको भूगोल में भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप पढ़ाई को अच्छे से करिएगा, मेहनत से करिएगा, इत्मीनान से करिएगा। मैं यहां पे भी आपका 3 नंबर ऐड कर लेता हूं। मैं कम नंबर ऐड कर रहा हूं क्योंकि इससे ज्यादा नंबर आप पा सकते हैं, मुझे विश्वास है इससे ज्यादा आप पाएंगे। विज्ञान का सिलेबस बहुत ज्यादा ब्रॉड है। ठीक है, प्रारंभिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, विज्ञान का सिलेबस बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है। अगर आप इसको डीपली पढ़ने का प्रयास करेंगे तो मैं कहता हूं आप विज्ञान ही पढ़ते रह जाएंगे पूरे 15 दिन। अब आपको क्या करना है विज्ञान के सिलेबस में, तो मैं आपको यही कहूंगा कि जो आपका विज्ञान के नॉर्मल टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मापन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसे आप देख लीजिए। उसके बाद जीव विज्ञान में रोग से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप उसे देख लीजिए। ठीक है, कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो परीक्षा के नजरिए से बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरे अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो मैंने बताया था घटना चक्र के प्रश्न संग्रह को यूपी पीटी के लिए आया है, आप उसे ले लीजिए। अगर आपने उसे लिया है और उसके जो क्वेश्चन सीरीज है आप उसे लगा लेते हैं तो मैं मानता हूं कि आप विज्ञान के 5 में से 3 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। कितने? 3 क्वेश्चन। अब इसे जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 7 3 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 8 25, 25 7 32, 32 3 35। 35 क्वेश्चन आप जीएस में कवर कर ले जाते हैं। मैंने बिल्कुल कम नंबर जोड़ा है
आप 35 से ऊपर भी करेंगे, ठीक है, 35 से ऊपर भी आप करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब इधर आते हैं ग्राफ और टेबल। मित्रों मैं आपको बताऊंगा जो मतलब कि पूरे पीईटी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है आपके चयन की प्रक्रिया में और आपके मेरिट की प्रक्रिया में, जो सबसे ज़्यादा रोल निभाने वाला है वो ग्राफ और टेबल है, क्योंकि यह 20 नंबर का आने वाला है, ठीक है, 20 नंबर का ग्राफ और टेबल केवल आने वाला है। तो आप 20 नंबर में से आप ग्राफ और टेबल के क्वेश्चन को, मैं कहता हूं 2-3 घंटे का काम है मित्र, 2-3 घंटे का केवल काम है। 2-3 घंटे आप डेली ग्राफ और टेबल पर दीजिए, 2-3 ग्राफ आप लगाइए डेली, ठीक है, 2-3 ग्राफ 2-3 टेबल आप लगाइए, क्योंकि यही डिसाइडिंग पॉइंट होने वाला है। और इसमें से 20 में से मैं कहता हूं 2 क्वेश्चन आप काट दीजिए, 2 क्वेश्चन आपका गलती से गलत हो गया तो यहां पे आप 18 नंबर पाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। डिसाइडिंग पॉइंट ग्राफ एंड टेबल, ध्यान रखिएगा, डिसाइडिंग पॉइंट होने वाला है। उसके बाद जो डिसाइडिंग पॉइंट बनेगा वो हिंदी बनेगा। हिंदी कितने नंबर का आएगा? 15 नंबर का। और आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, किस क्षेत्र के हैं? हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं। अगर आपको जीएस का क्वेश्चन नहीं, जो हिंदी का व्याकरण है आप उसे नहीं कर पाते हैं, वहां से आप 3 ही नंबर गेन करते हैं, लेकिन जो 2 गद्यांश आने वाले हैं 10 नंबर के, आप वहां से, हिंदी में क्या आएगा? गद्यांश भी आएगा 10 नंबर के, तो वहां पे आपको 10 में से 9 नंबर करना है। एक मैं गलत मान लेता हूं, लेकिन आप हिंदी के व्याकरण में 3 नंबर भी करते हैं, तो 15 में से आप 12 नंबर, 15 क्वेश्चन हिंदी का आएगा तो आपको 12 नंबर यहां से करना है। कितना करना है? 12 नंबर यहां से करना है, ठीक है। मैं ओवरऑल आपका नंबर जोड़ता हूं, ऐसे ऐसे आपको तैयारी करनी है। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कौन सी चीज को पकड़ करके चलना है, एकदम मजबूत स्थिति से किसको चलना। अभी तो नंबरिंग कर रहा हूं। मैथ में मित्रों 5 नंबर की मैथ आएगी। आपकी मैथ बिल्कुल ही कमजोर है, बिल्कुल ही कमजोर है, तब भी अगर आप गुणा भाग भी जानते हैं तो आप यहां 3 नंबर आसानी से गेन कर ले जाएंगे, ठीक है। 3 नंबर आप आसानी से गेन कर ले जाएंगे, क्योंकि यहां पे पूछा जाएगा यहां पे 1728 वर्गमूल है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को परीक्षा में मिलेंगे, मासूम से सवाल आएंगे। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग भी 5 नंबर का आने वाला है, और रीजनिंग आपको 5 में से 5 करना ही पड़ेगा अगर आप चयन लेना चाहते हैं, 5 में से 5 करना ही पड़ेगा। इंग्लिश की बात मैं करता हूं। इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है मित्रों, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप इंग्लिश के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश के चक्कर में मत पड़िएगा। और अगर आप इंग्लिश करना चाहते हैं 5 क्वेश्चन, तो माइनस मार्किंग कितनी का है? 1/4 का है। सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा कि माइनस मार्किंग से आपको कैसे बचना है। माइनस मार्किंग से आपको जो है सबसे ज्यादा बचने की आवश्यकता कहां है? जहां पे आपको चारों ऑप्शन नहीं आते वहां पे आप माइनस मार्किंग से बचिएगा। अगर आपको 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर ले जाते हैं कि 2 ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, 2 में से कोई एक होगा, तो वहां पे आप बिल्कुल अपने उदात्त स्वभाव से, अपने निश्चित स्वभाव से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करिएगा, ठीक है। 1/4 का माइनस मार्किंग बहुत बड़ा माइनस मार्किंग नहीं होता है। मैं तो कहता हूं 100 में से अगर आपको 3-4 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप उसे छोड़ दीजिए, लेकिन आपको 90 के ऊपर अटेम्प्ट करके आना है, ये मेरा कहना है। अगर आप 90 के नीचे करके आते हैं अटेम्प्ट तो आप कहीं ना कहीं गलती करेंगे। 90 के ऊपर आप अटेम्प्ट करके आइएगा। कई लोग तो 100 को 100 अटेम्प्ट करके आएंगे, उनका भविष्य लक अगर साथ दे गया काफी चीजें सही हो जाती हैं, ठीक है। 1/4 का माइनस मार्किंग कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो इंग्लिश के क्वेश्चन में आप लगा दीजिएगा जो लगाना हो, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो लगा दीजिएगा जो लगाना हो। मैं कहता हूं 5 में से 5 अगर बी लगा देंगे, सी लगा देंगे, तो मैं कहता हूं 2 क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। कितना सही हो जाएगा? 2 क्वेश्चन। और आपका जब 2 क्वेश्चन सही हो गया, 2 नंबर आपको मिल गया। 3 क्वेश्चन आपका गलत हुआ, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपका गलत हुआ। 3 क्वेश्चन का मतलब 1.75 नंबर आपका गलत हो गया, ठीक है। 25 या 75 0.75 नंबर आपका गलत हो गया, 0.75। तो 2 नंबर में से 0.75 आप जब घटा देंगे तो 1.25 नंबर तब भी आप इंग्लिश में ले लेंगे, ठीक है। तब भी आप इंग्लिश में 1.25 नंबर ले लेंगे बिना पढ़े। तो आपको इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर जो नहीं आता है उसे आप तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि 1/4 की माइनस मार्किंग है, ठीक है। तो यहां पे देखिए कितने नंबर हो गए? 18, 3 21, 21 5 26, 26 12, 26 10 36 2 38, 38 2 40। 40 नंबर आप यहां से गेन कर ले जाते हैं। 35 नंबर आप यहां से गेन कर ले जाते हैं। 40 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 75, ठीक है। अगर आप 75 कर ले जाते हैं तो मैं कहता हूं कि आप लोअर पीसीएस की परीक्षा में भी आपको कोई हटा नहीं सकता। आप उसकी भी परीक्षा में बैठेंगे, भले ही उसमें 300 पद क्यों नहीं आए, ठीक है। अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट रख दिया जाता है तो यही 75 जो मैं 75 जुड़वाया हूं, यही 75 घसक करके नीचे आकर के लुढ़क करके
55 और 60 पे आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये 55 और 60 में आने में देरी नहीं लगेगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आप अगर एस्पिरेंट रहे होंगे, जब पेपर नहीं हुआ था तो लोग 80-82 उसका आंकड़ा दे रहे थे, 80-82 लोग आंकड़ा दे रहे थे। लेकिन जब उसका रिजल्ट आया, 61 नंबर जनरल का कट ऑफ गया था 100 में से, 58 नंबर गया था ओबीसी का कट ऑफ। और ईडब्ल्यूएस वालों को सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है। दिल्ली पुलिस कट ऑफ की बात मैं करूं तो 58 नंबर ओबीसी का कट ऑफ था, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ था मात्र 51 नंबर था। कितना था? मात्र 51 नंबर, अर्थात ओबीसी से भी 7 नंबर कम गया था ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। तो अगर आपने ईडब्ल्यूएस लगाया है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो लोग हैं उन्हें जो है फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में जो छात्रों की संख्या होती है वो कम होती है, ओबीसी में छात्रों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा होती है। और जनरल, अगर आप ज्यादा नंबर पाते तो आप जनरल में जाएंगे ही। ठीक है, तो आपको अब कौन सी चीजें पकड़ करके चलनी है, कौन सी चीजें पकड़ के चलनी है? जैसे सबसे ज्यादा जो पकड़ के चलनी है, 2-3 घंटा आप यहां पे दीजिए ग्राफ और टेबल पे। 2 घंटा डेली आप 2 घंटा आप ग्राफ और टेबल पे दीजिए, 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटा मतलब जुट जाइए, मेहनत करिए। आपको जो है उसके बाद स्टैटिक जीके पर मेहनत करनी है 1 घंटा, स्टैटिक जीके पर 1 घंटा देना है। और 2 घंटा आपको करंट अफेयर्स पे देना है, क्योंकि करंट अफेयर्स भूलता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 2 घंटा करंट अफेयर, 1 घंटा स्टैटिक जीके और 2 घंटा आपको ग्राफ और टेबल पे देना है। और ध्यान रखिएगा इतिहास पे भी आपको उतना ही नज़र बना के रखना है, क्योंकि इतिहास भी एक डिसाइडिंग पॉइंट होगा। और यहाँ से आपको 1 घंटा जरूर देना है। अगर आपको आता है तो लूसेंट का बार बार रिवीजन करते रहिए। जितना रिवीजन करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा। और इसी चीज़ को आपको पकड़ के चलना है। ग्राफ टेबल को पकड़ के चलिए, 20 में से 20 करने का प्रयास करिए। करंट अफेयर्स को पकड़ के चलिए, एकदम अटैच करके चलिए कि ये छूटने ना पाए। स्टैटिक जीके एकदम पकड़ के चलिए, जाने ना पाए हाथ से। इतिहास, इन चीज़ों को पकड़ के चलना है। और आपको पढ़ना कहाँ से है? मैंने कहा बहुत डीप में अपना ही जाना है। लूसेंट का सहारा आप लीजिए, एडुटेरिया करंट अफेयर्स आप ले सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए, स्टैटिक जीके के लिए आप लूसेंट के पीछे वाले पोर्शन को ही पढ़ लेंगे तो सफिशियंट है। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मकरविलक्कू मेला कहाँ पर लगता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मकरविलक्कू मेला कहाँ पर लगता है? अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके में देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप लूसेंट के पीछे ही पढ़ लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। इन चीज़ों को पकड़ के चलना है। जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दो। अब की बार सिलेक्शन तो लेना है, 100% लेना है, चाहे जो हो जाए। किसी ने आपसे भी कहा होगा तू क्या कर लेगा, तेरी औकात क्या है? जीतना उनके लिए, मैंने बार बार कहा है, जीतना उनके लिए ही है जो हमारी हार का इंतजार कर रहे हैं। और एक दिन जीत के उनके ही दिखाना है कि बेटा मैं भी कुछ कर सकता हूं, मेरे अंदर भी वो काबिलियत है, मेरे अंदर भी हो हुनर है कि मैं कुछ कर सकता हूं। लेकिन आप अभी मेहनत से तैयारी करिए। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन आपकी जो सफलता है वो खुद ब खुद, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके व्हाट्सएप के स्टेटस पे, फेसबुक के स्टेटस पे आपके फूआ का लड़का, आपके मामा का लड़का, यहाँ तक कि आपका पड़ोसी भी आपका फोटो लगाएगा कि भैया ये हमारा रिश्ता तब जोड़ेगा, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे फले भाई हैं, इनका चयन लेखपाल के पद पर हो गया। ठीक है, उस दिन के लिए आपको पढ़ना है। जिस दिन आप व्हाट्सएप की स्टेटस पे 2-3 दिन टहलेंगे, लगातार टहलेंगे, बधाइयों का तांता लगेगा। उसके लिए आपको पढ़ना है, रात दिन एक कर देनी है। मैंने कहा है डूब कर मेहनत करना है अपने आप में, डूब कर मेहनत करना है अपने आप में। जिस दिन निकलोगे सूर्य बनकर निकलोगे, सूर्य की तरह चमक करके निकलोगे। तो मेहनत करिए, परिश्रम करिए। इस बार यूपीपीटी जाना नहीं चाहिए और लगा दीजिए एक बार आग इस बार लगानी है पेपर में। धन्यवाद।